आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस पहला प्रश्न हमारा रहेगा, कौन सा भारतीय खिलाड़ी बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध है? बाहुबली के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए महेंद्र सिंह धोनी जो है ना, ये बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत ने हॉकी विश्व कप की पहली जीत कब हासिल की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत ने हॉकी विश्व कप की पहली जीत कब हासिल की थी? वर्ष 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप की पहली जीत हासिल की थी। तो वर्ष 1975 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता की बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर आईसीसी जो महिला क्रिकेट विश्व कप है उसको जीता था। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता। अच्छा, महिला क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है यहाँ पे। और पुरुष की अगर मैं बात करूँ तो पुरुष में भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही क्रिकेट विश्व कप जो है वो जीता गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसको? भारत को हराकर। लेकिन इसमें यह पूछा जा रहा है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ कब आयोजित किया जाता है? हर 4 साल में, हर 6 साल में, हर 8 साल में, हर 12 साल में। विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ हर साल 12 साल में आयोजित किया जाता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, कौन सा खेल ओलंपिक का हिस्सा नहीं है? बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या गोल्फ? कौन सा ओलंपिक का हिस्सा नहीं है? तो क्रिकेट जो है ना गाइस, ये एक ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। तो क्रिकेट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, लेजेंड शब्द किस भारतीय खिलाड़ी के लिए प्रयोग किया गया है? सचिन तेंदुलकर, द्रविड़, साइना नेहवाल, पीटी ऊषा। लेजेंड शब्द जो है ना सचिन तेंदुलकर के लिए प्रयोग किया गया है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और क्रिकेट का भगवान के नाम से भी सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक खेल को संगीन खेल कहा जाता है? बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी या तैराकी? किस ओलंपिक खेल को संगीन खेल कहा जाता है? बॉक्सिंग को कहा जाता है। तो बॉक्सिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस 8वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 8वां प्रश्न देखेगा, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को द रॉक भी कहा जाता है? कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। द रॉक किस खिलाड़ी को कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को द रॉक खिलाड़ी कहा जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। 9वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 9वां प्रश्न देखेगा। 9वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 15 अगस्त, 29 अगस्त या 25 अक्टूबर? सो गाइस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किस खेल में जैक निवल नामक एक तकनीक होती है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हॉकी के साथ में, यानी बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखोगा। अगला प्रश्न है, स्कूनर खेल में अधिकतम कितने पत्ते होते हैं? 12, 15, 18 या 22?
सो गाइस, स्कूनर खेल में अधिकतम 15 पत्ते होते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 12वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 12वां प्रश्न देखेगा, इंटरनेशनल फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को जगह दी गई थी? सुनील छेत्री, वाई चुंग भुटिया, मोहम्मद नबी, गुलाम रसूल। इंटरनेशनल फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में वाई चुंग भुटिया को इन्हें हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक पदक दिलाया था? अभिनव बिंद्रा, कृष्णा पूनिया, सानिया मिर्जा या फिर गगन नारंग। तो राइट आंसर जाएगा कृष्णा पूनिया। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 14वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 14वां प्रश्न देखेगा। 14वां प्रश्न है, सर्वोच्च पुरस्कार लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? राफेल नडाल, लियोनेल मेसी, नोवाक जोकोविच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सर्वोच्च पुरस्कार लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला है। तो लियोनेल मेसी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? गुलाम मोहम्मद, कर्णम मलेश्वरी, मेजर ध्यानचंद, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अभिनव बिंद्रा। 16वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 16वां प्रश्न देखेगा। 16वां प्रश्न है, साइमन लेक पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल या फुटबॉल। साइमन लेक पुरस्कार जो है ना गाइस, ये टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस यानी बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 17वां प्रश्न देखेगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? रोम, लंदन, एथेंस या पेरिस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एथेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 18वां प्रश्न देखेगा, भारत रत्न पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया था? सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव। भारत रत्न पुरस्कार जो है ना ये दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 19वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 19वां प्रश्न देखेगा, किस खेल को नदी की सवारी कहा जाता है? क्रॉस कंट्री, रग्बी, कैनोई, वॉलीबॉल। किस खेल को नदी की सवारी कहा जाता है? कैनोई को कहा जाता है। तो कैनोई ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, किस खिलाड़ी को स्मैशिंग मशीन के नाम से जाना जाता है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ली चोंग वे, पारुपल्ली कश्यप। किस खिलाड़ी को स्मैशिंग मशीन के नाम से जाना जाता है? साइना नेहवाल को जाना जाता है। तो साइना नेहवाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, विश्व फुटबॉल चैलेंज का आयोजन किस खेल संगठन द्वारा किया जाता है? FIFA, ICC, IOC, UEFA। विश्व फुटबॉल चैलेंज का आयोजन FIFA के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में केज फाइटिंग खेल के रूप में कब जोड़ा गया? 2008, 2016, 2020। ओलंपिक खेलों में केज फाइटिंग खेल जो है ना वर्ष 2016 में जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 23वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 23वां प्रश्न देखेगा, कौन सा खिलाड़ी 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है? नेशनल मंडेला, उसेन बोल्ट, माइकल फेल्प्स, कार्ल लुइस।
उसैन बोल्ट जो है ना, ये 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। तो उसैन बोल्ट, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 24वां प्रश्न देखेगा। 24वां प्रश्न है 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 10, 6, 2 या 4? 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक अपने नाम किए थे। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? मिताली राज, सुषमा शर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो 26वां प्रश्न देखेगा। 26वां प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह, कपिल देव, विजय सिंह, रानी रामपाल। देखिए मिल्खा सिंह को जो है ना फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने जीता था? विजेंदर सिंह, साक्षी मलिक, अभिनव बिंद्रा, सानिया मिर्जा। 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत का पहला पदक अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था। तो अभिनव बिंद्रा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 1, 2, 3 या 4? 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 1 पदक जीता था, 1 स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 29वां प्रश्न देखेगा। पंखे वाली दौड़ के लिए भारतीय एथलीट कौन प्रसिद्ध हैं? आकाशदीप यादव, चंद्रा सहगल, सुनील छेत्री या मिल्खा सिंह। पंखे वाली दौड़ के लिए भारतीय एथलीट कौन प्रसिद्ध हैं? मिल्खा सिंह। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का कौन सा खिलाड़ी पुरुष हॉकी में टीम का हिस्सा होगा? मनप्रीत सिंह, श्रीजेश पियार, हरमनप्रीत कौर, संदीप सिंह। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का जो मनप्रीत सिंह जो है ना ये पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा हैं। तो मनप्रीत सिंह ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 2024 पेरिस ओलंपिक में किस खेल में पहली बार महिलाओं का तैराकी इवेंट होगा? जल पोलो, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस या तैराकी। 2024 पेरिस ओलंपिक में तैराकी खेल में पहली बार महिलाओं का तैराकी इवेंट होगा। तैराकी ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 32वां प्रश्न देखेगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को किस प्रारूप में शामिल किया गया है? 50 ओवर, 20 ओवर, 10 ओवर या टेस्ट मैच। 2024 पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को 20 ओवर प्रारूप में शामिल किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है? नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक, पीवी सिद्धू या फिर सुमित मलिक। 2024 पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई किया है। तो नीरज चोपड़ा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगर आप लोगों को क्लास वाकई में पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें आप लोग। 2024 पेरिस ओलंपिक में महिला बैडमिंटन का कौन सा इवेंट आयोजित होगा? महिला सिंगल्स, महिला डबल्स, महिला टीम इवेंट, उपरोक्त सभी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ का पुरुष स्वर्ण पदक किस एथलीट से प्रतियोगिता हो सकती है? उसैन बोल्ट, शेरिका जैक्सन, मैक्सवेल करियर, नोवा लाइस।
2024 पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ का पुरुष स्वर्ण पदक नोआलाइज प्रतियोगिता हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोआलाइज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 2024 पेरिस ओलंपिक में जूडो में भारत का कौन सा खिलाड़ी भाग लेगा? विजय कुमार यादव, रवि कुमार, देवेंद्र सिंह, कुलदीप यादव। 2024 पेरिस ओलंपिक में जूडो में भारत का जो रवि कुमार जो है ना, ये खिलाड़ी भाग लेंगे। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है 2024 ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए हैं? टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस, बीजिंग। 2024 के ओलंपिक खेल जो है ना ये पेरिस में आयोजित हुए हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 38वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 38वां प्रश्न देखेगा 2024 ओलंपिक खेलों में कितने खेल होंगे? 30, 32, 28 या 35। 2024 ओलंपिक खेलों में कुल 32 खेल होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 39वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 39वां प्रश्न हमारा रहेगा 2024 ओलंपिक में नया खेल कौन सा जोड़ा जाएगा? क्रिकेट, ब्रेक डांस, टेनिस या कबड्डी। 2024 ओलंपिक में नया खेल ब्रेक डांस जो है वो जोड़ा जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 40वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 40वां प्रश्न देखेगा 2024 एशियाई खेल कहां आयोजित होंगे? जापान, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया। 2024 के एशियाई खेल जो है ना ये चीन में आयोजित हुए हैं। तो चीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 41वें क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। सो गाइस 41वां प्रश्न हमारा रहेगा 2024 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इंग्लैंड। 2024 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। और 2024 का जो क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था इसे किसने जीता था? इसे जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराकर? भारत को हराकर जीता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है 2024 बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका, भारत, मलेशिया या जापान। 2024 बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी भारत ने की है। तो भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है 2024 के ओलंपिक में कौन सा खेल पहली बार खेला जाएगा? क्रिकेट, वेट क्लास, रग्बी या गोल्फ। 2024 के ओलंपिक में ब्रेक डांस खेल जो है ये पहली बार खेला जाएगा। ब्रेक डांस ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखेगा 2024 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह की तारीखें क्या हैं? 1 जुलाई 2024, 10 अगस्त 2024, 26 जुलाई 2024, 5 जून 2024। 2024 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह की तारीख है 26 जुलाई 2024। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा 2024 ओलंपिक खेलों में पुरुषों की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस, मार्सेल, लियोन, कली। 2024 ओलंपिक खेलों में पुरुषों की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पेरिस में हुआ। तो गाइस पेरिस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, पीवी सिद्धू या फिर इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। 2024 ओलंपिक के लिए इसकी कोई जानकारी भी नहीं दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा 47वां। 2024 ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस शहर ने किस प्रसिद्ध स्थल को उद्घाटन समारोह के लिए चुना है? एफिल टावर, शारलेटी स्टेडियम, बोट डू ला विलेट या लूप म्यूजियम। आंसर जाएगा एफिल टावर। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 48वां प्रश्न देखेगा 2024 ओलंपिक में
कितने पुरुष और महिला फुटबॉल टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी? 12 पुरुष 12 महिला, 16 पुरुष 16 महिला, 16 पुरुष 12 महिला, 16 पुरुष या 10 महिला। 2024 ओलंपिक में 16 पुरुष और 16 महिला फुटबॉल टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, 2024 ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? 1, 2, 3 या 4? 2024 ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है? 2 खेलों को शामिल किया गया। एक है ब्रेक डांस और एक है स्केट बोर्डिंग। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका यानी ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में पारंपरिक ओलंपिक ध्वज को किस देश के एथलीट के द्वारा फहराया जाएगा? फ्रांस, जापान, ग्रीस, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस एथलीट के द्वारा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था ग्रीस के द्वारा। तो ग्रीस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि 2024 ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खेल में जीतने की उम्मीद जताई जा रही थी? तैराकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन या शूटिंग। 2024 ओलंपिक में सबसे अधिक पदक एथलेटिक्स में जीतने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 2024 ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में पेरिस को चुने जाने के बाद पेरिस ओलंपिक के मेजबानी का कौन सा वर्ष होगा? 2024, 2028, 2032 या 2020? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में 2024। अगला प्रश्न, 2024 ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल किए जाने से पहले इस खेल को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मान्यता दी थी? तो इसकी मान्यता WDSF के द्वारा दी गई थी, वर्ल्ड डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2024 ओलंपिक के लिए आधिकारिक स्लोगन क्या है? 2024 ओलंपिक के लिए आधिकारिक स्लोगन है ओलंपिक रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, 2024 ओलंपिक में फ्रांस की महिला बास्केटबॉल टीम ने कौन से ऐतिहासिक मुकाम को प्राप्त किया है? अंतिम 4 में पहुंचने का रिकॉर्ड, पहले कभी भी ओलंपिक में गोल्ड जीता, बास्केटबॉल का आयोजन पहली बार हुआ, फाइनल पहुंचने का रिकॉर्ड। तो राइट आंसर की बात करूं फाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, 2024 ओलंपिक के आयोजन में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का किस रूप में उपयोग किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क, रोबोटिक फुटबॉल, AR। 2024 ओलंपिक के आयोजन में स्मार्ट टेक्नोलॉजी में 5G नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, संशोधन प्रक्रिया में PET का पूर्ण रूप क्या होता है? पैट यानी PET इसको क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है गाइस कि RPF कांस्टेबल परीक्षा में CBT का क्या अर्थ होता है? RPF कांस्टेबल में CBT का अर्थ होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा, RPF कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले होता है? लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, चिकित्सा परीक्षा, शारीरिक माप परीक्षण PST। RPF कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले शारीरिक माप परीक्षण PST होता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में पुरुषों के लिए दौड़ की दूरी क्या होती है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर? पुरुषों के लिए दौड़ की दूरी कितनी होती है पैट में? 1.5 किलोमीटर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे पीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती में महिलाओं के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में दौड़ की समय सीमा क्या होती है? 5 मिनट में 800 मीटर, 6 मिनट में 800 मीटर, 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर। अभी पूछी गई थी पुरुषों की, अब पूछी जा रही है आप लोगों से महिलाओं की। 6 मिनट 800 मीटर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न रहेगा, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल कितने प्रश्न होते हैं? 100, 120, 150 या 200? आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 100। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होती है? 100, 120, 200 या 300? आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होती है? आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या होती है कितनी? देखिए टोटल प्रश्न जो होते हैं ये होते हैं 120। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 120 और टोटल अंक की अगर मैं बात करूं तो टोटल अंक होते हैं 120। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो आप कह सकते हैं प्रश्नों की संख्या 120 और हर एक प्रश्न एक अंक का होता है। टोटल 120 अंक का पेपर होता है और ये पेपर 1 घंटे 30 मिनट का होता है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं 1/3 अंकों की कटौती की जाती है। तो थोड़ा सा इस प्रश्न को आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शंस में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, शारीरिक माप परीक्षण पीएसटी में क्या मूल्यांकन किया जाता है? उम्मीदवार की आयु, उम्मीदवार की ऊंचाई और वजन, उम्मीदवार की दौड़ क्षमता, उम्मीदवार का शारीरिक स्वास्थ्य। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं उम्मीदवारों की ऊंचाई और वजन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षण पीटी के दौरान महिलाओं के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट या फिर 8 मिनट? आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी के दौरान महिलाओं के लिए अधिकतम समय सीमा है 6 मिनट। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए चिकित्सा परीक्षा में कौन सी शर्तें लागू होती हैं? आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए चिकित्सा परीक्षा में उम्मीदवारों का शारीरिक रूप से फिट होना आवश्यक है, उम्मीदवारों को मानसिक रूप से स्थिर होना चाहिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ए और वी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइस, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान में कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाता है? 30, 40, 50 या 60? आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान में कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाता है? यह आपसे पूछा जा रहा है 50 अंकों का पूछा जाता है। तो सी ऑप्शंस जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शंस में उसने गलत कर दिया पीडीएफ बनाने में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? 4 या 3? भाग 1, भाग 4, भाग 5, भाग या 3? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग कितने भाग में दिए गए हैं? भाग 4 में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा अगले प्रश्न की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, राज्य को नीति निर्धारण में मार्गदर्शन प्रदान करना, न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, संविधान के उल्लंघन को रोकना।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य राज्य को नीति निर्धारण में मार्गदर्शन प्रदान करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है? शिक्षा का अधिकार, बालकों का अधिकार, समान अवसर की नीति, सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है? सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए अनिवार्य हैं? न्यायपालिका, राष्ट्रपति, राज्य सरकार, संसद। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा विचार शामिल नहीं है? समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा विचार शामिल नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किसे समाजवाद के विचारों का हिस्सा माना गया है? समान अवसर, भूमि सुधार, निजी संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत स्वच्छता। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत समाजवाद के विचारों का हिस्सा माना गया है भूमि सुधार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 32। सो गाइस संविधान के अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसे लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है? न्यायपालिका, राष्ट्रपति, केंद्रीय और राज्य सरकारें या संसद। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्रीय और राज्य सरकारों को दी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत नीति निर्माण के लिए किसका मार्गदर्शन किया गया है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और राज्य विधानसभाएं, राज्य सरकार। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत नीति निर्माण के लिए संसद और राज्य विधानसभाएं का मार्गदर्शन किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के रूप में वर्णित किया गया? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 38 के तहत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये न्यायपालिका के लिए अनिवार्य हैं, ये जो है सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 कैसे होगा? अनुच्छेद 39 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मानक के बारे में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 47 ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82वां प्रश्न देखेगा, 82वां प्रश्न हमारा रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत परिवार के लिए उपयुक्त जीवन यापन की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47। तो किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 43 का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 43 ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत
मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन को कैसे देखा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन ये केवल सरकारी नीति का मार्गदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखोगा, अगला प्रश्न रहेगा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, अनुच्छेद 46 में राज्य को किसके प्रति विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों, नारी और बालकों, गरीब और निराश्रित असमर्थ व्यक्तियों को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अनुसूचित जातियों और जनजातियों, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य द्वारा समुचित मजदूरी की व्यवस्था को किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 39। आंसर आपका जाएगा अनुच्छेद 42। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में साल वृक्षों के जंगल अधिक हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य में साल वृक्षों के जंगल अधिक हैं? छत्तीसगढ़। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1951, 1975 या 1980? भारत में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की शुरुआत वर्ष 1975 से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्लेटिनम के रूप में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? सोना, चांदी, प्लेटिनम या तांबा? कौन सा धातु प्लेटिनम के रूप में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? प्लेटिनम। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में नकली नोट के खिलाफ अभियान शुरू करने वाला संस्थान कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, भारतीय राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक होगा, एसबीआई, ये गलत हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, भारतीय पुलिस। भारत में नकली नोट के खिलाफ अभियान कौन शुरू कर सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओस्मोन ए स्मिथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाता है? कैल्शियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत में संविधान द्वारा एक अधिनियम के रूप में संघीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1857, 1947, 1950, 1965। भारत में संविधान द्वारा अधिनियम के रूप में संघीय प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, सत्याग्रह शब्द का प्रचलन किसने किया था? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सत्याग्रह शब्द का प्रचलन सबसे पहले किया था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली या हैदराबाद? बेंगलुरु को जाना जाता है। तो बेंगलुरु ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास है? शुक्र, बुध, पृथ्वी या मंगल? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास में है? बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे पास में है।
तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो भारत में सबसे बड़ा जो संग्रहालय है ना, कोलकाता इंडिया म्यूजियम। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पंचवर्षीय योजना भारत की पहली योजना थी? पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना या चौथी योजना? कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की पहली योजना थी? पहली योजना 1951 से 1956। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। किसे विनोबा भावे का उपनाम दिया गया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जॉर्ज वॉशिंगटन, सुभाष चंद्र बोस? किसे विनोबा भावे का नाम दिया गया था? महात्मा गांधी को दिया गया। तो महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के इस क्लास का, पृथ्वी के सबसे बड़े ग्रह के बारे में क्या सही है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि? पृथ्वी के सबसे बड़े ग्रह के बारे में क्या सही है? बृहस्पति। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो कैसे लगे आज के ये क्वेश्चंस आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।